हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं SKMU यूजी सेमेस्टर 5 सेशन है 23-27 मेजर 9 हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं मेजर 9 हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सेट 1 से। आज हम पढ़ेंगे SKMU सेमेस्टर 5 23-27 के स्टूडेंट के लिए मेजर 9 हिस्ट्री का सेट 1। तो पहले हम देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि है 1 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है, उपनिवेशवाद क्या है? व्हाट इज कॉलोनियलिज्म? जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश या क्षेत्र में राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करता है तो उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य संसाधनों का उपयोग और आर्थिक लाभ प्राप्त करना होता है। जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश या क्षेत्र पर राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करता है तो उसे कहते हैं उपनिवेशवाद, और इसका मुख्य उद्देश्य होता है संसाधनों का उपयोग और आर्थिक लाभ प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 2 है, बर्लिन कांग्रेस किस वर्ष आयोजित हुई थी? इन विच ईयर वाज द कांग्रेस ऑफ बर्लिन हेल्ड? बर्लिन कांग्रेस का आयोजन 1878 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुआ था। इसमें यूरोपीय शक्तियों के बाल्कन क्षेत्र से संबंधित समस्याओं पर विचार किया और इसका नेतृत्व जर्मन चांसलर ओटो वन बिस्मार्क ने किया। बर्लिन कांग्रेस का आयोजन 1878 ईस्वी में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुआ था और इसमें यूरोपीय शक्तियों के बाल्कन क्षेत्र से संबंधित समस्याओं पर विचार किया गया और इसका नेतृत्व जर्मन चांसलर ओटो वन बिस्मार्क ने किया। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? व्हेन डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगेन? प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 ईस्वी को शुरू हुआ था और 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ। यह मुख्य रूप से यूरोप की शक्तिशाली राष्ट्रों के बीच लड़ा गया एक व्यापक युद्ध था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 28 जुलाई 1914 ईस्वी को शुरू हुआ था और 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ। यह मुख्य रूप से यूरोप की शक्तिशाली राष्ट्रों के बीच लड़ा गया एक व्यापक युद्ध था। यह युद्ध मित्र राष्ट्रों और केंद्रीय शक्तियों के बीच लड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, वारसाई की संधि किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर वाज द ट्रीटी ऑफ वारसाई साइंड? वारसाई की संधि 28 जून 1919 को मित्र राष्ट्रों और जर्मनी के बीच हुई थी। इस संधि में जर्मनी पर कई कठोर राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शर्तें लगाई गई। वारसाई की संधि कब हुआ? 28 जून 1919 ईस्वी को मित्र राष्ट्र और जर्मनी के बीच हुआ था। इस संधि में जर्मनी पर कई कठोर राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शर्तें लगाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? When was the League of Nations established? राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना तथा देशों के बीच विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना था। राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना और देशों के बीच विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना। अब हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि है 5 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉलोनियलिज्म और इंपेरियलिज्म। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद दोनों ऐसी नीतियां थीं जिसके द्वारा शक्तिशाली देश कमजोर देशों पर अपना प्रभाव और नियंत्रण स्थापित करते थे। फिर भी दोनों के बीच थोड़ा अंतर था। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद दोनों ऐसी नीतियां थीं जिनका उद्देश्य था शक्तिशाली देश कमजोर देशों पर अपना प्रभाव और नियंत्रण स्थापित करते थे। जो शक्तिशाली देश थे वह कमजोर देशों पर अपना प्रभाव और नियंत्रण स्थापित करते थे। फिर भी दोनों के बीच थोड़ा अंतर था। थोड़ा अंतर क्या क्या था, तो चलिए देखते हैं। पहला है उपनिवेशवाद। जब कोई शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश या क्षेत्र पर प्रत्यक्ष राजनीतिक और प्रशासनिक शासन स्थापित करता था तो उसे उपनिवेशवाद कहा जाता है। उदाहरण के रूप में भारत पर ब्रिटिश शासन को देखा जा सकता है। उपनिवेशवाद क्या है? जब कोई शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश या क्षेत्र पर प्रत्यक्ष राजनीतिक और प्रशासनिक शासन स्थापित करता है तो उसे उपनिवेशवाद कहा जाता है। उदाहरण के रूप में भारत पर ब्रिटिश शासन को देखा जा सकता है। दूसरा है साम्राज्यवाद। जब कोई शक्तिशाली देश दूसरे देशों पर राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य या सांस्कृतिक प्रभाव स्थापित करके अपना प्रभुत्व बढ़ाता है तो उसे साम्राज्यवाद कहा जाता है। जब कोई शक्तिशाली देश दूसरे देशों पर राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य या सांस्कृतिक प्रभाव स्थापित करके अपना प्रभुत्व बढ़ाता है तो उसे क्या कहते हैं? साम्राज्यवाद।
तीसरा है नियंत्रण का अंतर। नियंत्रण में क्या अंतर होता है दोनों के बीच? तो उपनिवेशवाद में प्रत्यक्ष शासन और प्रशासन होता है, जबकि साम्राज्यवाद में बिना प्रत्यक्ष शासन के भी किसी देश पर प्रभाव या दबाव बनाया जा सकता है। उपनिवेशवाद में प्रत्यक्ष शासन और प्रशासन होता है, जबकि साम्राज्यवाद में बिना प्रत्यक्ष शासन के किसी भी देश पर प्रभाव या दबाव बनाया जा सकता है। चौथा है उद्देश्य। दोनों का मुख्य उद्देश्य है अपने देश की शक्ति, धन, संसाधन और प्रभाव को बढ़ाना। दोनों का मुख्य उद्देश्य क्या है? अपने देश की शक्ति, धन, संसाधन और प्रभाव को बढ़ाना। निष्कर्ष, सरल शब्दों में उपनिवेशवाद प्रत्यक्ष शासन है, जबकि साम्राज्यवाद दूसरे देशों पर प्रभुत्व स्थापित करने की व्यापक नीति है। उपनिवेशवाद एक प्रत्यक्ष शासन है, जबकि साम्राज्यवाद दूसरे देशों पर प्रभुत्व स्थापित करने का एक व्यापक नीति है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बर्लिन कांग्रेस के महत्व का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ द कांग्रेस ऑफ बर्लिन। बर्लिन कांग्रेस का आयोजन 1878 ईस्वी में जर्मनी चांसलर ओटो वन बिस्मार्क की अध्यक्षता में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य रूस तुर्की युद्ध के बाद उत्पन्न समस्याओं, विशेषकर बाल्कन क्षेत्र की समस्या का समाधान करना था। बर्लिन कांग्रेस का आयोजन 1878 ईस्वी में जर्मन चांसलर ओटो वन बिस्मार्क की अध्यक्षता में हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य था रूस तुर्की युद्ध के बाद उत्पन्न समस्याओं, विशेषकर बाल्कन क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करना था। बाल्कन समस्या का समाधान। कांग्रेस में बाल्कन क्षेत्र से संबंधित विवादों को सुलझाने का प्रयास किया गया और यूरोपीय शक्तियों के हितों में संतुलन बनाने की कोशिश हुई। कांग्रेस में बाल्कन क्षेत्र से संबंधित जो विवाद थे उनको सुलझाने का प्रयास किया गया और यूरोप शक्तियों के हितों में संतुलन बनाने की कोशिश हुई। दूसरा है कुछ देशों की स्वतंत्रता। सर्बिया, मोंटेनेग्रो और रोमानिया की स्वतंत्रता को मान्यता दी गई। सर्बिया, मोंटेनेग्रो और रोमानिया की स्वतंत्रता को मान्यता दी गई। तीसरा है बुल्गारिया में परिवर्तन। बुल्गारिया की राजनीतिक स्थिति और उसके क्षेत्र में परिवर्तन किया गया। बुल्गारिया की राजनीतिक स्थिति और उसके क्षेत्र में परिवर्तन किया गया। चौथा है ऑस्ट्रिया हंगरी का प्रभाव। ऑस्ट्रिया हंगरी को बोस्निया और हर्जेगोविना के प्रशासन का अधिकार दिया गया। ऑस्ट्रिया हंगरी को बोस्निया और हर्जेगोविना के प्रशासन का अधिकार दिया गया। पांचवा है बिस्मार्क की भूमिका। बिस्मार्क ने मध्यस्थ के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जर्मनी को यूरोप की महत्वपूर्ण कूटनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया। निष्कर्ष, बर्लिन कांग्रेस में कुछ समय के लिए यूरोप में शक्ति संतुलन और शांति बनाए रखने की सहायता की, लेकिन बर्लिन की समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रसंघ की प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेजर अचीवमेंट ऑफ द लीग ऑफ नेशन। राष्ट्रसंघ की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति बनाए रखने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी। इसमें अपने समय में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। राष्ट्रसंघ की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति बनाए रखने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी और इसने अपने समय में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। पहला है विवादों और शांतिपूर्ण समाधान। राष्ट्रसंघ ने विभिन्न देशों के बीच उत्पन्न छोटे विवादों को बातचीत और समझौते के माध्यम से सुलझाने का प्रयास किया। राष्ट्रसंघ ने विभिन्न देशों के बीच उत्पन्न छोटे विवादों को बातचीत और समझौते के माध्यम से सुलझाने का प्रयास किया। दूसरा है युद्धबंदियों की सहायता। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अनेक युद्धबंदियों को उनके देशों में वापस भेजने और उनके पुनर्वास में सहायता की गई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अनेक युद्धबंदियों को उनके देशों में वापस भेजने और उनके पुनर्वास में सहायता की गई। तीसरा है शरणार्थियों की सहायता। युद्ध के कारण अपना घर छोड़ने वाले शरणार्थियों की सहायता और पुनर्वास के लिए कार्य किया। जो लोग युद्ध के कारण अपना घर छोड़ दिए, शरणार्थी जो थे, उनकी सहायता और पुनर्वास के लिए कार्य किया। और ये कार्य किया किसने? तो राष्ट्रसंघ ने शरणार्थियों की सहायता की और पुनर्वास के लिए कार्य भी किया। चौथा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य। राष्ट्रसंघ ने बीमारियों की रोकथाम और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सहयोग को बढ़ावा दिया। राष्ट्रसंघ ने बीमारियों की रोकथाम और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सहयोग को बढ़ावा दिया। पांचवा है सामाजिक सुधार। श्रमिकों की स्थिति सुधारने, मानव तस्करी रोकने और नशीले पदार्थ को नियंत्रण जैसे क्षेत्रों में भी कार्य किया। सामाजिक सुधार में क्या गया? श्रमिकों की स्थिति सुधारने, मानव तस्करी को रोकने, नशीले पदार्थों को नियंत्रण जैसे
क्षेत्रों में भी कार्य किया। निष्कर्ष, राष्ट्रसंघ बड़े अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को रोकने में पूरी तरह से सफल नहीं रहा, लेकिन शांति, स्वास्थ्य, मानवीय सहायता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। निष्कर्ष में कहा गया है, राष्ट्रसंघ बड़े अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को रोकने में पूरी तरह से सफल नहीं रहा, लेकिन शांति, स्वास्थ्य, मानवीय सहायता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिस्मार्क की विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। बिस्मार्क की विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है, वर्णन करना है। डिस्क्राइब द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ बिस्मार्क फॉरेन पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्र राज्यों के उदय एवं कारणों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द कॉजेस फॉर द राइज ऑफ नेशन स्टेट्स। अब हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि है 15 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के कारणों एवं प्रभावों का विस्तार से वर्णन कीजिए। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के कारणों एवं प्रभावों का विस्तार से वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब इन डिटेल द कॉजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड इंपेरियलिज्म। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिस्मार्क की विदेश नीति का विस्तार से वर्णन एवं मूल्यांकन कीजिए। बिस्मार्क की विदेश नीति का विस्तार से वर्णन एवं मूल्यांकन करना है। डिस्क्राइब एंड इवेल्यूट द फॉरेन पॉलिसी ऑफ बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रथम विश्व युद्ध के कारणों एवं प्रभावों का विस्तार से वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब इन डिटेल द कॉजेस एंड इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्वेश्चन नंबर 4 है, वार्साई की संधि की प्रमुख शर्तों का वर्णन एवं आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। वार्साई की संधि की प्रमुख शर्तों का वर्णन एवं आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। डिस्क्राइब द मेन प्रोविजंस एंड क्रिटिकली इवेल्यूट द ट्रीटी ऑफ वार्साइज। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रसंघ की उपलब्धियों एवं असफलताओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब इन डिटेल द अचीवमेंट्स एंड फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशन। तो ये है कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री मेजर 9 का। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।